नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ अहम बातें और एक बहुत ही अहम ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूँ 2019-20 की एक अहम मिनिस्ट्री की। जब शेख रशीद साहब को रेलवे से हटाया गया और उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर दिया गया तो ये कहा गया पीटीआई वालों की तरफ से कि जी शेख रशीद ने रेलवे में इतनी शानदार कारकर्दगी की है कि इसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म ने उनको एक बेहतरीन ओहदा यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर दे दिया है। इससे पहले कि मैं इनकी रेलवे में कारकर्दगी बताऊं, आपको पहले मैं ये बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर किसी ज़माने में बहुत अहम इदारा हुआ करता था, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान का वजारत दाखिला होता था और उसके नीचे तमाम एजेंसीज़, पुलिस और सब चीज़ें होती थी। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये इदारा बहुत सिकुड़ गया है और सिचुएशन और अभी मौजूदा एक कानून के तहत और भी सिकुड़ गया है। वो किस तरीके से कि वजारत दाखिला जो है उसका अमल दखल कहाँ तक है, मैं आज आपको बता देता हूँ। शेख रशीद साहब को क्लियर होना चाहिए, गौर से सुने शेख रशीद साहब भी और दूसरे लोग भी। और एजाज शाह ने ये मिनिस्ट्री इसलिए नहीं छोड़ी और नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री जो पूरे पाकिस्तान की थी क्यों ली, उसकी वजूहात भी सामने आ जाएगी। वजह यह है कि ये जो 18वीं तरमीम है इसके बाद पुलिस जो है वो टोटल सूबाई इख्तियार में चली गई है। एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात तो है कि FIA और IB और इसी तरीके से 8 एजेंसीज मौजूदा इसी हुकूमत के कानून जो ऑर्डर निकाला है उन्होंने, उसके तहत ये तमाम FIA, IB और 8 एजेंसीज DGISI के अंडर में चली गई है। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि अब IFFC और रेंजर जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर होती है, तो ज़रा सोचिए कि इन दोनों डिपार्टमेंट के ऊपर सर्विंग मेजर जनरल काम कर रहे हैं। तो सर्विंग मेजर जनरल शेख रशीद के किस ऑर्डर को ओबे करेंगे, ये भी अब आपके सामने है। अब आता है कि ये ज़रा सा गौर कीजिए कि जनाब इनकी मिनिस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ, ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत ही अहम इदारे के एक बहुत जिम्मेदार की स्टेटमेंट मैं आपको कोट कर रहा हूं कि अब शेख रशीद साहब का अमल दखल इस्लामाबाद पुलिस तक रह गया है या इनके अपने स्टाफ तक रह गया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के भी अहम सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज किसी और का ऑर्डर लेते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी मैंने कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इनको क्यों ला के जो दी है, यहाँ पर कितना इनका इख्तियार है शेख रशीद साहब का, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब यह है कि शेख रशीद साहब को क्या उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर ला कर दी गई है या शेख रशीद साहब ने रेलवे में बेड़ा गर्क कर दिया है 2 साल के अंदर और इनको यहाँ से हटाया गया है। आइए मैं एक आपको ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान 2019 और 20 की, जब 2017, 18 की 18-19 की आई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये मेरी नहीं है बल्कि ये पुराने हुकूमत की है। लीजिए जनाब, आपने ये कहा था, हम आपकी हुकूमत की ये ऑडिट रिपोर्ट पेश करते हैं, फिर फर्दर बात करते हैं। सुनिए कि कितनी बड़ी इर्रेगुलरिटीज है और इनकी कारकर्दगी क्या है। और ये मेरे पास पूरी की पूरी बुक है जो मैं 3 प्रोग्राम में कर सकता हूं, 3 से ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने इसमें इनकी 10 बड़ी इर्रेगुलरिटीज को मेंशन किया है, कितना बड़ा इन्होंने इर्रेगुलरिटीज की है और बाकी जितनी इर्रेगुलरिटीज है उसका टोटल अमाउंट मैं आपको बता रहा हूं। और ये मेरी नहीं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान 2019 और 20 की शेख रशीद साहब के मौजूदगी की ये ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें बहुत बड़ी इर्रेगुलरिटीज है। आइए देखते हैं। Top 10 irregularities in Pakistan Railways Audit Report 2019 and 20. Overstatement of current assets by adding amounts not accepted by Finance Division. 14,298.21 million rupees. Unnecessary accumulation, non-adjustment of suspense balances, 9,111.96 million rupees. Overstatement of assets and liabilities due to double booking of federal government investment on replacement accounts, 7,105
0.63 million rupees. Loss due to non-recovery of cost of land from Government of the Punjab, 5,534.62 million. Unauthorized execution of scheme without approval, 5,124.35 million rupees. Accumulation of suspense balances due to non-adjustment of advances on account of revenue and capital, 4,846.81 million rupees. Loss of potential earnings due to inordinate delay in repair of locomotives, 4,738.88 million rupees. Irregular unauthorized execution of work by borrowing a loan from Punjab government, 4,612.21 million rupees. Encroachment of railway land, 4,463.94 million rupees. Inadequate disclosure and non-segregation of retirement of foreign loans and interest, 4,140.59 million rupees. Top 10 total amount is 63,977.20 million rupees. There are other 118 cases of irregularities apart from top 10. And this is 29,369.64 million rupees. Grand total amount is 93,346.84 million rupees. जी नाज़रीन, आपने देखा ये 10 टॉप 10 इरेगुलरिटीज़ जो इनके दौर में हुई है। और ये इरेगुलरिटीज़ का मतलब है कि जी जब ऑडिट ऑब्जेक्शन करता है तो इसका मतलब ये है कि इनकी जितनी ख़राब कारकर्दगी है जिसके बुनियाद पर आवाम के ये पैसे जो हैं वो ज़ाया होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें ज़ाया भी है, करप्शन भी है और बहुत सारे मसाइल इसमें शामिल होते हैं। ये पूरी की पूरी ऑडिट ऑब्जेक्शंस होता है। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ 10 का मैंने जिक्र किया क्योंकि टाइम नहीं है, और 118 इरेगुलरिटीज़ जिसका जिक्र हमने नहीं किया, जो मैंने बताया कि ये मौजूद है। और बाकी जो टोटल इस वक्त तकरीबन 1 खरब रुपए एक साल में इनकी इरेगुलरिटीज़ हुई है। सोचिए, बहुत सारी मिनिस्ट्रियों में जो इरेगुलरिटीज़ होती है वो सिर्फ और सिर्फ शायद 1 अरब 2 अरब 3 अरब हो जाए तो बड़ी बात होती है। यहाँ 1 खरब की इरेगुलरिटीज़ हुई है। हमने आपको इनके जो मुराद सईद साहब की भी आपको दिखाया था ऑडिट, एक सिर्फ इदारे का, कम्युनिकेशन के NHA का, जिसमें 54 अरब की इरेगुलरिटीज़ हुई थी। और आज एक और इदारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है और इनको जनाब शेख रशीद साहब की कारकर्दगी 1 खरब की इरेगुलरिटीज़ है। ये तो है इरेगुलरिटीज़ जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पकड़ कर निकाला है कि ये है आपकी कारकर्दगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि 1 साल में इन्होंने कितना लॉस किया है रेलवे को। 1 साल के अंदर इतना लॉस क्या पहले हुआ है? आइए देखते हैं। साल 2018-19 में रेलवे के लॉसेस 32.769 बिलियन रुपए थे, जो कि 2020 में 45 बिलियन रुपए तक पहुंच गए हैं। ये इनके लॉसेस हैं, ये इनकी कारकर्दगी है कि इन्होंने इस इदारे को सिर्फ 1 साल में 13 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ये हैं शेख रशीद साहब, जिनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर, जिनकी बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर दिया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इनको इसलिए नहीं दिया गया बल्कि सज़ा के तौर पर अहम तरीन लोगों का कहना है कि वज़ीर आज़म ने इनको यहाँ से निकाला है और इंटीरियर में फेंका है, जहाँ पर इनके इख्तियारात बहुत महदूद हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 13 अरब रुपए का खसारा किया है शेख रशीद साहब ने। और उसके बाद ये भी एक चीज़ बता दूं मैं, उसके बाद आज़म स्वाति आए। आज़म स्वाति साहब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो बहुत बड़ा इदारा है, बहुत ही बड़ा इदारा है, और वहां आते ही उन्होंने 2 दिन में सिर्फ ये कह दिया कि इस इदारे का सलूशन ये, वो कहते हैं कि जी इसको आउटसोर्स कर दिया जाए। सवाल ये है कि 2 साल तक जिस इदारे को शेख रशीद
तबाह करते रहे, जिसका खसारा 13 अरब सिर्फ 1 साल का है, तो आप ये बताइए आजम स्वाति साहब सिर्फ 2 दिन में इस इदारे में बैठकर, अगर आजम स्वाति साहब आपके पास ऐसी क्या गीदड़ संगी है, दुनिया का कोई मिनिस्टर सिर्फ 2 दिन के अंदर इतने बड़े इदारे को असिस्ट कर सकता है? आप अपने ही सिर्फ स्टाफ जो आपको मिला होगा उसको आप 2 दिन में असिस्ट नहीं कर सकते, तो क्या वजह है कि आपने लैंड करते ही रेलवे को कहा कि इसे आउटसोर्स कर दिया जाए? क्योंकि हुकूमत को पता है, वजीर आजम को पता है कि ये इदारा तबाह कर दिया गया है और इनको भेजा गया है कि ये जाकर सिर्फ लुकमा दें कि भाई इसे आउटसोर्स करना पड़ेगा। आपकी कारकर्दगी क्या है? खसारे के इसको अच्छा करना ये आपका, आप लेकर आए थे ये सारा की सारी जिम्मेदारी। तो ये चंद चीजें मैंने आपके सामने पेश की हैं। अब मेरे साथ जो 2 गेस्ट हैं आए उनका तारुफ कराते हैं। जनाब सरदार नबील गबोल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ है रेहाम खान, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जी नबील गबोल साहब, मैं 2 इशू को आपके सामने लेके आता हूं। एक तो ये है कि जनाब ये आपने देखा है शेख रशीद साहब की कारकर्दगी, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जनाब बड़ा शानदार कारकर्दगी थी जिसके बुनियाद पर इनको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट कह रही है कि ये कितना खसारा है और क्या सूरत हाल है। तो इस पर एक कमेंट दीजिए। और दूसरा इसी के साथ मैं चाहूँगा कि वजीर आजम ने अपने महल को रेगुलराइज करा लिया। हालांकि साकिब निसार ने उस वक्त कहा था कि ये कानूनी है, लेकिन सीडीए ने आज साबित किया कि उनके वो जो महल था, वो जो अराजी थी, वो गैर कानूनी है। और इस बुनियाद पर आप क्या देखते हैं? सादिक अमीन भी उनको कहा गया और कहा गया है कि ये बिल्कुल इनका क्लियर है सब चीज़, लेकिन सीडीए ने भांडा फोड़ दिया जब 2020 बिल्डिंग रेगुलेशन के तहत उनकी गैर कानूनी जायदाद को रेगुलराइज किया। इन 2 इशू पे आपसे कमेंट चाहूंगा, क्या कहते हैं? एक तो डॉक्टर दानिश साहब, मैं समझता हूँ कि पिछली दफ़ा भी आपके साथ जो हुआ था, आपने इसी तरीके से एक स्पेशल असिस्टेंट से पंगा ले लिया था और आपको फिर वो चैनल छोड़ना पड़ा, और लगता है फिर ये दोबारा से ये चैनल भी आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ अंधेर नगरी है भाई, सच बोलोगे तो यही होगा। ये हुकूमत नहीं है, ये एक टिकटॉक कंपनी है। टिकटॉक में आप देखें कि टिकटॉक जब आप खोलते हैं तो किस तरह एक्टिंग करते हैं, आता होता कुछ नहीं है, अच्छी शक्ल अच्छी सूरत दिखाकर बस वो एक अपना वो टिकटॉक का जो है वो एडिट करके बना लेते हैं। इसी तरीके से ये हुकूमत भी एक टिकटॉक कंपनी, और इसके अंदर जितने भी वजीर हैं या स्पेशल असिस्टेंट, वो सब टिकटॉकर्स हैं, उनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। अब मज़े की बात यह है कि मैं इसमें कसूरवार शेख रशीद को नहीं ठहराऊंगा, मैं उनको कसूरवार ठहराऊंगा जिन्होंने इसको रेलवे मिनिस्टर बनाया है। मैं उसको कसूरवार बोलूंगा जिसने कहा था कि मैं शेख रशीद को तो अपना चौकीदार नहीं रखूं, और फिर उसको बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां भी दी। अभी ऑडिट जनरल रिपोर्ट में ये बात आ गई है, फिर भी आप उसको इंटीरियर मिनिस्ट्री दें और आप कह रहे हैं उसको सजा के तौर पे दिया गया। ये सजा इस तरह नहीं होता। सजा अगर जिस तरह इमरान खान कहता था कि मेरे दौरे हुकूमत में अगर करप्शन हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, आपके 70% वजीर जो है वो इस्तीफे के लायक है और वो करप्शन में मुलवस है। आपने मुराद सईद का बताया, कम्युनिकेशन में आपने सिर्फ NHA का बताया। ये जितने भी ये जो रोड बन रहे हैं, जितने भी हाईवेज बन रहे हैं, इनके ठेके, इनके कमीशन किसको जा रहे हैं सबको पता है। यानी ये शुरफा हैं, ये फरिश्ते हैं और हम सब चोर डाकू हैं। तो ये ऐसा चलेगा नहीं। आपके 2 सवाल थे, एक तो शेख रशीद के हवाले से मैंने यही कहा कि शेख रशीद को मैं कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, मैं उसको कसूरवार ठहराऊंगा जिसने उसको चौकीदार। अच्छा, जो अराजी वजीर आजम ने अराजी पे आ जाए। अब अराजी, अभी देखें मुझे एक बात बताएं, यानी मुझे एक बात बताएं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है इमरान खान का? रेहाम खान मुझसे ज्यादा जानती होंगी। उसका सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, उसका कोई कारोबार नहीं है। वो बनी गाला में जाकर रहता है और फिर उसको रेगुलराइज भी कर लेता है प्राइम मिनिस्टर। और शुरू के दिनों में आपको याद होगा कि बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस आता था हेलीकॉप्टर पे और कहता था कि मैं पेट्रोल की बचत कर रहा हूं। जो ये बातें करता था कि फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साइकिल पे जाता है
और वो खुद हेलीकॉप्टर पे जाने लगा। और जिसने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना लूंगा, उसने कहा मैं गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ दूंगा, वो कैसी कैसी बातें करने लगा है। और अब आप देखें उसके बॉडी लैंग्वेज से, अभी आप उसके इंटरव्यूज देख लें, आपने देखा होगा कि पारस जानजेब के साथ जो इंटरव्यू उसने दिया, उसमें उसने पारस जानजेब पूछिए कि लोग मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, तो आगे से कह रहे तो मैं क्या करूं। तो जब आप कुछ नहीं कर सकते तो भाई हम भी तो आपको इसीलिए कह रहे हैं कि आप घर चले जाएं। हमने ये जो तहरीक चलाया है, हमने पीडीएम ने जो ये तहरीक चला रहे हैं, जो हम पहुंचेंगे जनवरी फरवरी तक इस्लामाबाद, आप उससे पहले इज्जत से इस्तीफा दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आगे आपसे बात करूंगा। मैं रेहाम की तरफ आता हूं, यही दो सवाल लेकर आता हूं। एक तो रेगुलराइज, लोग रो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मकानात जो बरसों से थे वो रेगुलराइज के लिए रिक्वेस्ट करते थे इदारे से, लेकिन नहीं हुआ, तोड़ दिया गया और यहां रेगुलराइज हो गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि साकिब निसार साहब ने उस वक्त क्लियर किया था, आज साकिब निसार साहब जवाब दें कि सीडीए कह रहा है कि यह गैर कानूनी था और इसे रेगुलराइज किया। और दूसरा, शेख रशीद साहब के कारनामे आपके सामने, क्या कहेंगी? देखिए डॉक्टर साहब, बात सिंपल सी ये है, लैंड को जो रेगुलराइज किया है उधर से शुरू करते हैं। और जिन लोगों को, मस्कीन लोगों को जिनको चपरासी भी नहीं रखना चाहिए था, ये हमें बताया गया था, उनको भी रोजगार पे लगाया गया है, रेलवे की मिनिस्ट्री दी गई है। इसी तरह हमने एक बेरोजगार क्रिकेटर को रोजगार दिया है, वजीर आजम बना दिया है। तो ये अवाम तो बहुत ही रहमदिल है और अपने हीरो को जो कि बेरोजगार थे उनको रोजी रोटी दे दी है। और अब मुझे लगता है कि ये जो 12,06,000 रुपए हैं जो कि अब जाके रेगुलराइज करने पड़े हैं, ये भी कहाँ से लेके आए होंगे? देखिए ना, 2 लाख में तो वो कहते हैं कि मेरा गुजारा नहीं होता, तो 2 लाख में इतना जो बड़ा महल है, उसके दरख्त, उसकी घास, उस कुत्ते, बिल्लियां, गाय वाय, सबके अखराजात। और आप ये भी सोचें कि जहांगीर तरीन भी आजकल रूठे हुए हैं। तो ये 12,06,000 पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, किसने दिए हैं, क्योंकि इनके पास तो नहीं है। और साकिब निसार साहब मेरा ख्याल है वही शख्स हैं जिन्होंने सादिक और अमीन की सर्टिफिकेशन दी थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब हम ये केस पढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि जो पहले एक कागज दिया था जिसमें कहा गया था कि जी हमारे पास तो है कि ये तो बिल्कुल लीगल है, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया। तो अब सीडीए कह रही है कि हमारे पास तो उस जमाने में डिजिटलाइजेशन ही नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले कागज दिया गया था वो गलत था। तो क्या गलत बयानी सादिक और अमीन कर सकता है? क्या गलत डॉक्यूमेंट देना सादिक और अमीन की हरकत है? खैर, हम तो कुछ नहीं कह सकते, हमारी आला अदलिया ने उनको ये सर्टिफिकेशन दी है, तो हम तो जाहिर है अदलिया के आगे सर खम करके बैठे हुए हैं। जहां तक शेख रशीद साहब की बात है, तो देखिए शेख रशीद साहब को भी चपरासी से उठा के इतना प्रमोशन दे दी है। और बेसिकली मैं समझती हूँ कि इन लोगों को जो लेके आए हैं वो जवाबदेह हैं, क्योंकि खुद एतराफी बयान आ रहे हैं इनके कि हमें तो कुछ नहीं आता। अभी वजीर आजम की शेरवानी में जो शख्स है वो खुद कह रहा है कि मेरे जो वज़रा हैं, वज़रा की जो फौज है वो नाकारा है और हमें ट्रेनिंग नहीं मिली। तो उनसे सवाल पूछना चाहिए है कि ट्रेनिंग आपको किस चीज की नहीं मिली और किस चीज की दी है? यानी गंदम माफिया जो है उसकी ट्रेनिंग आप लेके आए थे, शुगर माफिया की ट्रेनिंग आप लेके आए थे, और रेलवेज की मिनिस्ट्री, मैं इसकी आई विटनेस हूं कि ख्वाजा साद रफीक के जमाने में जिस तरह से पाकिस्तान रेलवेज ने तरक्की की, मैं इतनी इम्प्रेस थी कि मैं एक बैन अल-अक़वामी फिल्म बना रही थी और मैंने 2 BBC के पुराने हमारे जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जॉन सिम्पसन और क्रिस्टीना लैम, जो कि खासतौर पे क्रिस्टीना लैम जो जिनका पेशावर से एक वाबस्तगी है, इतनी अच्छी लगी मुझे पाकिस्तान रेलवेज की। जो लोग बच्चे मुझे आके बता रहे थे कि कराची टू पेशावर इतनी सर्विस इंप्रूव हुई है, और वो मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि वो उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स की आते ही शेख रशीद साहब ने बेइज्जती की, बदतमीजी की और उसके बाद इस मिनिस्ट्री को तबाह किया है। ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, मुल्क की मईशत सोची समझी साजिश के तहत इसका कबड़ा निकाला जा रहा है, और यही ट्रेनिंग ये लेके आए हैं, यानी मिनिस्ट्रीज को तबाह करना। और आजम स्वाति साहब को क्यों यहाँ पे लाए हैं? क्योंकि आजम स्वाति साहब पहले, वो आपको याद होगा, रेकोडिक का जो पिटीशन लेके गए थे, तो आजम स्वाति साहब भी एक और हीरे को वहां पे लेके आए हैं।
और ये तमाम हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, तमाम हमारे जो असासे हैं, पीआईए हो, रेलवेज हो, आप देख रहे हैं कि पिम्स के स्टील बाहर मिल क्या है। हो रहा है, ये तमाम को आउटसोर्स करने जा रहे हैं। तो इनसे मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज एक वजीर आजम को भी आउटसोर्स कर दें, काबीना को भी आउटसोर्स कर दें, क्योंकि ये तो मुल्क के बहुत बड़ी इन्होंने दुश्मनी कर दी है। तो पीआईए को या मिनिस्ट्री को क्यों आउटसोर्स करते हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हैं, मुल्क को ही आउटसोर्स कर दें जिसके आप दर पे हैं। ठीक है, मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा, 2-3 और बहुत अहम इशू है। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक ले, वापस आते हैं। वेलकम बैक। सरदार नबील गबोल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं ये सवाल लेकर जो अभी इनसे डिस्कस भी हुआ कि वजीर आजम बनने से पहले अपनी हुकूमत की तैयारी और 200 अफराद और पॉलिसी और क्या क्या बातें की हैं, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं वो चलाना नहीं चाहता, वो आपकी नॉलेज में भी है। मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि वजीर आजम ने 5 साल केपीके का उनको तजर्बा था, 5 साल की हुकूमत, सख्त तरीन सूबाई हुकूमत का उनको तजर्बा था। और जो मौजूदा हुकूमत है सर, इसमें उनके पास जो टीम है काबीना में, वो लोग भरे हुए हैं जो मुख्तलिफ हुकूमतों में कई साल हुकूमत करते रहे। फिर भी वजीर आजम ने ये एतराफ़ किया है कि वो नातजर्बाकार हैं, वो नाकाम हुए, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। क्या कहेंगे सर आप इस पे? देखें, जब हम भी ये बात करते थे तो लोग कहते थे कि आप लोग इमरान खान को या पीटीआई को डिग्रेड कर रहे हैं, उनको मौका दें। अभी तो सिर्फ 2 साल हुए हैं, फिर 2 साल से 2.5 साल हो गए। फिर इमरान खान खुद आकर कहता है कि मुझे 2 साल के बाद पता चला कि मुल्क के अंदर जो बहरान है उसको काबू करने के लिए मुझे अच्छी टीम की ज़रूरत थी, मेरे पास अच्छी टीम नहीं है। खुद के जब मैं ये कहता था कि एक इमेच्योर अंडर 19 की टीम लेकर आया इमरान खान, तो फिर उस वक्त भी सारे बातें करते थे कि भाई ये बोल क्या रहा है। अब बात ये है कि वक्त रह गया थोड़ा, 2021 पहुंच गया है। समझो आपका 1 साल बीच में 2022-2023 के मार्च तक इलेक्शन है, तो आप इस 1 साल या 1.5 साल में अब आप क्या कर सकते हैं? आप खुद मान रहे हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। आप सब बातें छोड़ें, कराची में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, पूरी कराची में गैस नहीं है। आपके पास जो चूल्हे जलाने वाले जो घर हैं, जिनके बच्चे बेचारे जो है वो फाके कशी पर आ गए हैं, क्योंकि एक तो महंगाई, ऊपर से जो है वो रोटी के साथ प्याज खाते हैं, तो रोटी बनाने के लिए भी चूल्हे का गैस नहीं है, और अगर गैस है भी तो उसकी बिल इतना ज़्यादा आता है। गर्मी में बिजली नहीं है, लोग जो है खुदकुशी पर मजबूर है। तो फिर इमरान खान कहता है अगर खुदकुशी करते तो मैं क्या करूं? तो यार, आप वजीर आजम किस लिए बैठे हैं भाई? इसलिए तो हम कहते हैं कि आप इलेक्टेड नहीं हैं। आप समझे कि आप इलेक्टेड नहीं है, आप ट्रैप्ड वजीर आजम हैं। मैं आपको सेलेक्टेड भी नहीं कहूंगा। आपको जिस तरीके से आपको पता नहीं, एक टॉय को कपड़े पहनाकर, चश्मे लगाकर, फिर उसको जो है वो रोबोट बनाकर बिठा देते हैं और उसको फिर रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, और वो फिर किस तरह स्लो चल के काम करता है। वो ये इसी तरीके से इमरान खान को भी एक रोबोट प्राइम मिनिस्टर बना के बिठा दिया। वो कुछ कर नहीं पाते और वो खुद इकरार भी कर रहा है। तो बेहतर ये है कि जो बाकी के 2.5 साल रहते हैं, आप इस इज्जत से घर जाएं, बनिस्बत ये कि लोग पब्लिक सड़कों पर आए। और आप ये मजाक समझ रहे हैं, आप कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आप खुद एनआरओ मांग रहे हैं। मेरे पास सबूत है, आप एनआरओ मांग रहे हैं कि मुझे 2.5 साल तक हुकूमत करने दो, मुझे तंग मत करो, मुझे छेड़ो मत, और मैं आप लोगों को नहीं छेड़ूंगा। आपने जो है खुद नवाज शरीफ को प्लेन में बिठाया, फिर आप लोग यहाँ ड्रामे करते हो कि ये नवाज शरीफ को हम यूके से वापस लेकर आएंगे। आप लोग ला नहीं सकते। 4 लोग हैं जो सिर्फ ये हुकूमत चला रहे, 4 लोग, मैं नाम सबके नहीं ले सकता हूँ, उनके एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। 4 लोग हुकूमत चला रहे हैं, और वो भी वो नाकारा लोग हैं जिनको हुकूमत चलाने का पता ही नहीं हुकूमत कैसे चलता है। सियासत और क्रिकेट में बड़ा फर्क है। आपने वसीम अकरम प्लस बनाने की कोशिश की, आप उसमें फेल हो गए। तो ये वर्ल्ड कप जीतने का मैच नहीं है भाई। ये पाकिस्तान के अवाम, 22 करोड़ अवाम जो है, वो क्यों आप कहते हैं कि हमने गलती की, हमने कहा कि एक तब्दीली आएगी, एक नया चेहरा आएगा। हमें हीरो की जरूरत नहीं है। वी डोंट वांट टू सी बिल क्लिंटन, वी डोंट वांट टू सी इमरान खान एज अ हीरो। वी वांट टू सी अ लीडर जो लीड करे इस मुल्क को।
लेकिन वो लीडरशिप। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा कमेंट्स आपसे चाहकर रेहाम खान साहिबा की तरफ जाऊंगा। एक छोटा सा कमेंट, जब वजीर आजम खड़े होकर अपनी काबीना की नाकामी और अपनी हुकूमत की नाकामी का ऐलान कर रहे हैं, तो उन वजीरों को जो इनके साथ हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, शामत कुरैशी साहब भी हैं, आपके वजीर तजारत भी हैं, इसके अलावा अजम खटक साहब भी हैं, खुसरो बुख्तियार साहब भी हैं, बड़ी लंबी लाइन में आजम स्वाति साहब भी हैं, फवाद, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कई तजर्बा किया। उन्होंने उनको नाकारा नहीं कह दिया, नाअहल नहीं कह दिया। अब इस्तीफा दे के जाना चाहिए था ना सर उनको, तो कम से कम। कमेंट्स फिर मैं आगे जाता हूं सर। इस मुल्क के अंदर मुझे बताएं किसी ने अपनी ख्वाहिश पे कभी इस्तीफा दिया है? ये जब तक ये एक अयूब खान था जिसने गाली खाई तो उसने कहा कि मैं पठान आदमी हूं, मैं गाली बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं घर जा रहा हूं। मुझे एक बात बताए, इज्जत से कोई नहीं जाएगा, ये जो धरना होगा इसी में जाएंगे। सर अभी तो एक चीज मैंने और नहीं बताई है कि इनके दौर में कितने एक्सीडेंट हुए हैं, ये किसी वक्त और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग मरे हैं शेख रशीद साहब के दौर में, रिकॉर्ड एक्सीडेंट हुआ है, ये भी बताऊंगा मैं आगे। रेहाम खान साहब जो भी कमेंट्स करना, जी जो कमेंट्स करना करें, लेकिन मैं एक बहुत अहम बात करना चाहता हूं, वो ये है कि जी नेशनल डायलॉग की बात हो रही है। अभी मैं पढ़ रहा था नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि ये नेशनल डायलॉग की जो बात की जा रही है, ये दरअसल मौजूदा हुकूमत को ऑक्सीजन देने, एनआरओ देने की बात की जा रही है, और हमारा वादा कौम से है कि हम उनको वोट की इज्जत दिलाएंगे। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नेशनल डायलॉग का कोई हालात पैदा हो। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, बात यह है कि ये बहुत जरूरी था उनका कहना। बिलावल भुट्टो पहले कह चुके हैं कि डायलॉग शायलॉग अब नहीं होगा। बार बार उनसे पूछा जा रहा है डायलॉग शायलॉग का वक्त, वो बिल्कुल कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि गुजर चुका है। लेकिन वजीर आजम जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उनके जानिब से आज फौरन एक ट्वीट आना, और ऑफ कोर्स ये इस बात के बाद आया है जबकि दुरानी साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से जेल में, तो कुछ खुसर फुसर चल रही थी, और मैं कुछ देख रही हूँ कुछ मीडिया के हमारे हल्के ऐसे हैं जो कि एक प्रोपेगेंडा बाजी कर रहे हैं, बार बार पीपीपी के बारे में भी खदशात का इजहार करते हैं, बार बार JUIM में भी दरारें डालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे नजदीक ये बहुत अच्छा कौम को 25 दिसंबर को एक क्रिसमस प्रेजेंट मिला है, या मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम बाबाए कौम की सालगिरह पे एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि JUI ने भी एक स्टेटमेंट दे दी है। आपने देखा है कि वहां भी एक रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने मौलाना शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद की बातों को, और मियां नवाज शरीफ का दो टोक अल्फाज में ये कह देना बहुत जरूरी था ताकि सबको शट अप कॉल मिल जाए कि कोई डायलॉग नहीं होने जा रहा, किसी को कोई माफी मिलने नहीं वाली। और आज उन्होंने एक इजाफी बात की है, उन्होंने कहा कि एतराफी बयान इमरान खान तो दे रहा है, अपना एतराफी जुर्म तो कर रहा है, लेकिन एतराफी बयान अब उन लोगों का भी आना चाहिए है जो कि सरदार नबील गबोल साहब कह रहे हैं जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। तो रोबोट टॉय ही बेकार नहीं है, जो रिमोट चला रहे हैं उन्होंने भी तो गलत टॉय का इंतखाब किया है, हम पे मुसल्लत किया है, और अब उनके एतराफी बयान का कौम को बहुत जरूरी हो गया है कि उनकी जबान से भी ये एतराफी जुर्म सुना जाए। अच्छा, आप बेगम रही थी, सरदार नबील गबोल ने एक सवाल किया था कि ये आमदनी का जरा है, उन्होंने पूछा था, आप तो अपने इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि भाई पेटी में बड़े डॉलर्स और पाउंड्स आते रहे हैं, तो उनकी कोई ना कोई ऐसी सोर्स तो होगी ना? देखिए, मैं तो बताया है, अक्सर लोग, यही वो मीडिया है जिसने इस किस्म की फजूल बातें की थी। मैंने तो एक बेरोजगार और एक जॉबलेस और एक ऐसे शख्स से शादी की थी जिसने मुझे ये बताया था कि मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। जाहिर है मैं बरसरे रोजगार थी, तो मैं आई वाज हैप्पी टू सपोर्ट समवन की जिसको हमने वोट डाला था, और उनकी जो जरूरियात थी वो तो कहते थे कि बड़े सादा हूं मैं और मेरे तो कोई जरूरियात ही नहीं है। तो जो खाना पीना था, कपड़े वपड़े थे, जो उनकी चीजें वगैरह खरीदनी होती थी, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए खरीदारी करती हूँ, उनको पालती हूँ, तो मैंने एक और बच्चा पाल लिया। ये मुझे मालूम नहीं था कि अपने तो उनकी कोई रोजगार नहीं है। पिछले दिनों किसी ने मुझे शो में कहा कि पूछा कि अकबर एस बाबर साहब को उन्होंने एक दफा डिनर का बिल पे करने की
का इजहार किया। मैंने कहा बड़े खुशकिस्मत है अकबर भाई, क्योंकि मुझे तो कभी मैंने बटुआ नहीं देखा पूरे 1 साल में, ना 1 साल से पहले भी मैंने कभी उनके हाथ में कोई बटुआ नहीं देखा, कोई कार्ड नहीं देखा, कोई कैश नहीं देखा, ना मैंने उनसे मांगा। लेकिन ये है कि वहां पे तोहफे तोहफे बहुत आते थे, हर किस्म के आते थे, चाहे वो गंदम हो या चीनी हो या कोक हो या पानी हो या दरख्त हो या गाय हो या मुर्गियां हो या अंडे हो। यही वजह है कि जिस शख्स ने कभी खुद अंडे ना खरीदे हो, सबके अंडे खा रहा हो, उसको नहीं पता कि कितना मुश्किल है 25 रुपए का अंडा खरीदना। 300 रुपए दर्जन अंडे हो गए हैं, और वो तब भी अंडों के ख्वाब हमें दिखा रहे थे जब से आए हैं कि अंडे देंगे, मुर्गियां देंगे, अंडों के बच्चे होंगे और बच्चों के मुर्गियां होंगी। और आज वो देखें कि वो अंडों पे बैठे हुए हैं, और जो उनको लेके आए हैं वो भी अंडों पे बैठे हुए हैं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अब तो शहद की बात हो गई, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा। अब तो शहद ट्री लगा दी, उन्होंने कहा है कि शहद के जरिए अब ये मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। मैं एक छोटे सा नाज़रीन फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक जी। नबील कबूल साहब, मैं 2 इशू को सामने आऊँगा, थोड़ा थोड़ा आपसे पूछना है। एक तो ये कि जी एमक्यूएम ने भी, अख्तर मैंगल साहब तो निकल गए कि कुछ नहीं किया इन्होंने। शाहजैन ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि बस 1 हफ्ते में इन्होंने अब तक कुछ नहीं किया, 1.5 साल में हम निकल जाएंगे। और आज एमक्यूएम ने भी कह दिया है कि कुछ नहीं किया है, हम निकल रहे हैं। एक तो इस पर कमेंट्स दीजिएगा। दूसरा ये कि JUI के जो इख्तलाफ हैं, इसको हुकूमत इस पर वज़ीर आज़म से लेके पूरी के पूरे PTI वाले जो हैं सुबह शाम रात दिन पीट रहे हैं, इसको कोई बहुत बड़ा वाक़या हो गया है सर? देखिए, पहले तो मैं एमक्यूएम पे आऊँगा। एमक्यूएम का तो मुझे कोई भरोसा नहीं है। वो उनकी दिहाड़ी लगी हुई है, वो बातें ज़रूर करेंगे, वो अपने कराची के वोटर्स को बेवकूफ़ बनाने में तकरीरें भी करेंगे। लेकिन ये है कि देखें, सेंसस में जिस तरीके से कैबिनेट ने अप्रूवल दिया सेंसस का, सिंध की 25% आबादी को काट दिया गया है। तो उसके ऊपर अगर ये कहते हैं कि जी हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज आप क्या करेंगे? आप तो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, आप कैबिनेट से तो पहले बाहर निकले। तो मुझे तो एमक्यूएम से कोई आसरा नहीं है कि वो कुछ कर सकेगा। एमक्यूएम के 4 MNAs हैं, अगर वो निकल आए तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत ही 4 MNAs पे खड़ी है। जहाँ तक बाकियों का आपने सवाल किया, देखें इमरान खान बहुत थिन मेजॉरिटी के साथ बैठा हुआ है, और वो थिन मेजॉरिटी भी किस वजह से उसको सपोर्ट कर रही है आपको, मुझे और रियाम को सबको पता है। असल सपोर्ट जहाँ से है, वो असल सपोर्ट करने वाले जो है वो ये सोचे ये सारा मलबा उन पर आ रहा है, उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। ये पोलराइजेशन जो हो रहा है ये ख़तरनाक है हमारे मुल्क के लिए, ये गलत है। तो हमें चाहिए कि इस चीज़ को एंड करें और ऐसे इमेच्योर शख्स से और ऐसे नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाएं जिसके वजह से हमारे अपने इदारे बदनाम हो रहे हैं। तो बेहतर ये है कि मुल्क को बचाएं या एक शख्स को बचाएं। इस एक शख्स में पता नहीं क्या देखा है। मैंने तो रियाम खान को भी बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने शादी कर ली इमरान खान से, लेकिन पता नहीं क्या देखा है। तो सर अब आप प्रपोज क्यों नहीं कर रहे हैं सर? चलिए, उस वक्त तो आपने रियाम खान को इमरान खान ले उड़े, अब आप प्रपोज क्यों नहीं कर रहे हैं यार? अब तो वो वापस आ गई हैं। क्या कहते हैं सरदार साहब? को करेक्ट करूं ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं, क्योंकि सरदार साहब उनके दोस्त थे, और अगर ये चाहते तो मुझको आगाह कर सकते थे। दोस्तों को सब बातें पता होती हैं। इन्होंने जरा भर भी जो इन्होंने मैंने आपके कान में बोला था, मुझको इन्फॉर्म नहीं किया। देखिए, मैंने आपके कान में बोला था, हम दोनों साथ बैठे थे सोफा में एक शो में, मैंने आपको कान में बोला और ऑन एयर मैंने आपको प्रपोज किया, और मैंने इमरान को बताया, मैंने कहा बच के रहना। आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपने कवर अप किया था, आपने एक उनकी बुराई मुझे नहीं बताई थी, और आप और मौलाना साहब को डायरेक्टली गिला कर चुकी हूँ। अगर आप मैं तो देखो ना, मैंने दोस्ती निभाई उस वक्त, कभी सरजद ना होती। मैं रियाम, मुझे देखे, मैंने इमरान से अपनी दोस्ती निभाई, और हर बुरे वक्त में मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहा एज अ फ्रेंड, और अभी भी मैं उसको समझा रहा हूँ कि वो जो गलतियां कर रहे हैं उसके लिए अच्छा नहीं है। तो मैं उसका यानी मैं समझता हूँ रियाम खान का तो नुकसान किया ना आपने सर, बंदा, आपने रियाम खान का तो नुकसान किया। रियाम खान को मैंने क्या, रियाम खान नहीं भाई, तो रियाम खान ने मुझे
नहीं रेयान खान ने मुझे छोड़कर उससे शादी कर ली, तो फिर मैं क्या बोलूं आपको। तो सर आप अच्छा हुआ रेयान खान का ऐसा हुआ तो आप प्रपोज कर लें सर, अब तो वो नहीं है ना इमरान खान, अब तो आप कर सकते हैं ना सर। नहीं देखे, अभी बहुत लेट हो गया है। अभी तो मैं लंदन जा रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब से भी मिलूंगा, रेयाम से भी मिलूंगा, वहां बात करूंगा उनसे। अच्छा ये मुमकिन है, रेयाम तैयार रहिएगा आप कि नबील गबोल अब तो डॉक्टर साहब बोरिस जॉनसन ने मेरा ख्याल है बोरिस जॉनसन को फोन किया है इमरान ने, और वो उन्होंने तो माजरत कर दी होगी कि भाई आपके तो वजारत दाखिला भी कह रही है कि एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जा सकता, ना डार साहब को ना मियां नवाज शरीफ को। तो उन्होंने कहा भाई मैं वर्जिन अटलांटिक खोल रहा हूँ, तुम फ्लाइट्स बंद कर दो। तो मैं तो पहले हफ्ते जनवरी के आना चाह रही थी पाकिस्तान, और मैं उम्मीद कर रही थी कि और कोई धरना हो ना हो, लेकिन ये जो JUI की बात आपने जो छेड़ी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आज मैं बहुत ज्यादा इस बात पे थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन ये जरूरी था करना कि ये जो JUI के बारे में बात कर रहे हैं ना, अपने आप की काबीना अलहदा होने की बात कर रही है, चाहे वो सीरियस है कि नहीं सीरियस है। बिल्कुल नबील गबोल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि MQM भाई अलहदा हो जाए। शाहजेन बुख्ती साहब भी जून जुलाई से और पहले भी कौन से उनके वादे वफा किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब ये JUI में और कभी PMLN में दराड़ें और कभी PDM को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है और JUI ने आज बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन और क्लियर एक्शन लिया है। और मेरा ख्याल है ये जरूरी था, इसलिए क्योंकि इस वक्त कोई भी अवाम में कोई भी उभाम नहीं होना चाहिए। लोगों को बिल्कुल जो शक है और प्रोपेगेंडा फैक्ट्री जो चल रही है उन शकूक को दूर करना चाहिए है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि जो बड़े साहब जो हैं जिनको अपनी इज्जत का ख्याल करना चाहिए कि उनके ऊपर सारा मलबा गिरेगा, वो तो मास्क पहन के बड़े दूर सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे। अभी जो फुटेज आई है उसमें आप देख रहे हैं उन्होंने तो मास्क पहना हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि जो बड़े हैं वो भी समझ गए हैं कि ये तो खुद तो डूबे हो, हमको भी ले डूबोगे। और मेरा ख्याल है कि बड़े साहब को ये भी सोचना चाहिए कि मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी पाकिस्तान से दूर बैठे हैं। हम भी चाहते हैं कि इस किस्म के अजीब लोगों को एक आखिरी कमेंट्स के बाद मैं सरदार नबील गबोल साहब एक आखिरी कमेंट्स लूंगा और बहुत ही लाइटर में मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए ऑन एयर नेशनल टीवी में जनाब नबील गबोल ने यह इकरार किया कि मैंने पहले भी कोशिश कर रहा था और इमरान खान आपको ले उड़े और अब वो आपको प्रपोज कर रहे हैं। इस पे कमेंट दीजिए, फिर मैं नबील गबोल के आपकी तरफ आता हूं। मेरे पास सिर्फ 2.5 मिनट रह गया, क्या कहेंगी? मत कमेंट मत देना, नहीं मत देना कमेंट, मत देना सरदार जो है अब तक इन्होंने कुछ 4-5 और शादियां कर चुके होंगे, तो आप इधर अब उनका कोटा पूरा हो गया। मैं बड़ी अच्छी एक बाकी है वो कह रहे हैं कि इस्लाम में 4 जायज है, एक बाकी है। क्या एक बाकी है? पता नहीं, मेरी इतला तो नहीं है फिर ये लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ा जरूरी है कि ये फ्लाइट्स खुली जाए ताकि नबील साहब भी आपके पास आए और आपको वहां प्रपोज करें, वहां फिर आप फैसला करें। एक की गुंजाइश है। नबील साहब आखिरी में एक जुमला, देखिए माजी में हमने देखा है सर, माजी में हम को हटा दिया गया है। अच्छा नबील गबोल साहब, माजी में हमने देखा है कि अहम तरीन सियासी क़यादत को जिसने भी छोड़ा, पीपल्स पार्टी को बड़े बड़े लीडरों ने छोड़ा, उनके हालात नहीं, वो सियासी कत्ल हो गया, उनका हमेशा के लिए तबाह हो गए। अभी जो शिरानी साहब और हाफिज हुसैन अहमद साहब और दूसरे लोगों ने जो छोड़ा है, वक्ती तौर पर तो इनकी बहुत पजीराई हो रही है टीवी में, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि आगे चल के ये इन्होंने जो अपनी इतनी तवील सियासी इनिंग खेली थी, उन्होंने खुद ही अपने हाथ से तबाह कर दिया? देखिए इसमें ये 4 लोग हैं, ये चारों बड़े नाम हैं और मैं समझता हूँ ये JUIF से निकलकर ये JUI के ही नाम से शेरानी ग्रुप बनाने जा रहे हैं और ये काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी, लेकिन इनको फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा। आपने बात बिल्कुल सही कही, जो अपनी मदर पार्टी छोड़ता है वो फिर कहीं का नहीं रहता। देखें
मैं कुछ दिनों के लिए, आपको पता है, नाराज था पीपल्स पार्टी से, और नाराजगी मेरी आप जानते हैं किस वजह से थी, लेकिन मैं वापस अपने घर गया और मैं बड़ा सेटिस्फाई हूं कि मैं वापस अपने घर गया और कोई बुरे वक्त में पार्टी को नहीं छोड़ा, जब पार्टी इख्तियार में थी उस वक्त छोड़ा। ठीक है, और रेहान, बिल्कुल समझता हूं आखिरी कि 15 सेकंड है, क्या आप समझती हैं माजी के एक्सपीरियंस जी। को देखते हुए कि शेरानी साहब और हाफिज हुसैन अहमद साहब इस्तेमाल हो गए और तबाह हो जाएंगे? सर, मौलाना फजल रहमान तो मजबूत हैं और मजबूत हो जाएंगे, क्या कहेंगी? देखिए मेरे लिए बहुत मोहतरम है मौलाना शिरानी साहब अपनी जगह, और हाफिज हुसैन अहमद साहब से मेरी बहुत वाबस्तगी है, बहुत मैं उनका एहतराम करती हूँ। मेरी तो राय उनको यही होगी कि वापस, बिल्कुल नबील कबूल साहब कह रहे हैं, वो अपने घर आ जाए ताकि हम सिलेक्टेड को अपने घर पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।